नमस्कार प्यारे भाइयों एवं बहनों, लिब्रस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बल्कि मैं ये कहूँ कि हमारे नए बैच का हमारे लिए बेहद खुशी की बात ये है कि हम लोगों ने अभी पिछले ही महीने पहला ऑनलाइन बैच ऑफिशियली शेड्यूल्ड किया था और आप सबको भी अच्छा लगेगा। जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमने शतक इसमें लगा लिया और तकरीबन 100 की संख्या पहुंच गई। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट था। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि ये संख्या इतनी बड़ी हो सकती है। और आप सबके उत्साहवर्धन, आप सबके समर्थन और आप सबके सहयोग से ही ये संभव हो चुका है। इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ। पूरा लिब्रस परिवार आपका विशेष रूप से आभारी है और पूरी उम्मीद है कि ये जो हम शुरू कर रहे हैं इसमें भी आपका निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। कुछ बातें जो बहुत आवश्यक हैं वो आपको मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपसे शेयर करूँ। परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदली हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ है एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है कि कोरोना से अब वैश्विक समाज उभर चुका है, बल्कि आप कह लीजिए कि और ज़्यादा घिर गया है। लेकिन एक बदलाव ये आया है कि लोगों ने महसूस कर लिया है कि अब इसके साथ ही हमारा जीवन चलना है कुछ दिनों तक, जब तक कि इसकी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं हो जाती। तो निजी तौर पर तो आपने ये महसूस किया होगा कि थोड़ा भय हमारा कम हुआ है, क्योंकि कोरोना हो भी तो उससे कोई डरने की ज़रूरत है नहीं, हम उससे उबर जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जो हमारे भविष्य की योजनाएं हैं, वो योजनाएं अगर परवान न चढ़ी तो वो बड़ा मुश्किल होगा। और आप देख रहे हो कि सरकार भी इसी प्रकार से सोच रही है कि कोरोना के साथ ही जीना होगा हमको कुछ दिनों तक। तो अब सारी गतिविधियों को रोका ना जाए, बल्कि वो हौले हौले शुरू हुआ और धीरे धीरे वो रफ्तार भी पकड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि बीएड एंट्रेंस शुरू होने जा रहा है, बल्कि 9 तारीख को है उसकी परीक्षा। और उसके बाद लोक सेवा आयोग बीईओ की परीक्षा लेने को भी तत्पर दिख रहा है। 16 अगस्त को जो परीक्षा पूर्व निर्धारित थी उसके लिए उन्होंने प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं, कॉल लेटर्स आ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आयोग इसको कराने के बिल्कुल मूड में है, तभी उसने ऐसा किया। यद्यपि कुछ लोग लगे हुए हैं कि इसको हम थोड़ा सा और आगे खींचें, लेकिन ये मंशा दिखा रहा है कि सरकार और आयोग अब खुलकर मैदान में आ गए हैं और वो ये चाहते हैं कि हम परीक्षाएं अपनी कराएं। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ जो हम लोगों के लिए मुफीद नहीं है वो ये कि न तो विद्यालय खुले हैं और न ही कोचिंग सेंटर खुले हैं। तो जिन लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है वो लोग आखिर मार्गदर्शन कैसे पाएं? कुछ लोगों ने तो रास्ता तलाश लिया, हम लोगों ने कोशिश किया और लोग जुड़ते चले गए। तो स्वाभाविक है कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी और तब आप प्रवेश लोगे और आप फिर मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, मैं आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोच में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। बदली हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना भी बहुत आवश्यक है। सवाल ये है कि अगर हम बैठ के इंतज़ार करते रहे कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी और हम तब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो पता चला कि 20 दिन की क्लासेस हुई और उसके बाद आपका एग्ज़ाम आ गया, तो ना तो हम कुछ कर पाएंगे और ना आप ही कुछ कर पाएंगे। मेधा की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, परिश्रम की कमी नहीं है, ईमानदारी की कमी नहीं है, वो सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन अगर गलत समय पर निर्णय लिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि क्षति पहुंचेगी। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ आप अपने बारे में ही ना सोचें, बल्कि अपने मित्रों के बारे में भी सोचें, अपने कलीग के बारे में भी सोचें, अपने रिलेटिव्स के बारे में भी सोचें, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचें और उनको बताएं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना आवश्यक है
और हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं किए तो हम पिछड़ जाएंगे इस दौड़ में। और आप जैसा कि जान रहे हो कि एक एग्ज़ाम कोई हो जाता है, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम होने में कितना समय लग रहा है। एक भर्ती की कोई परीक्षा हो रही है, कोई विज्ञापन आ रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जा रहे हैं दूसरी परीक्षा होने में। तो ऐसा ना हो कि ये अवसर हमारे हाथ से निकल जाए, इसलिए हम अब बदली हुई परिस्थितियों में अपनी सोच को भी बदलें और पूरी तन्मयता और तत्परता से भिड़ जाएं ऑनलाइन क्लासेस में। लिब्रस सदा सर्वदा से आपके साथ खड़ा रहा है, हर परिस्थिति में खड़ा रहा है, और लिब्रस ने वो करके दिखाया है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी वो निरंतर ये कर रहा है। तो हम क्यों उससे वंचित रहें, ये सोच होनी चाहिए आप। और विश्वास कीजिए कि अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अन्य प्रतिभागियों से 10 कदम आगे होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, हमारे मनोबल को भी ऊंचा कीजिए। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारे सामने, जिनको मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं और पुनः से शेयर करूंगा। बच्चे जो कभी कभार मुलाकात भी हो रही है, कोचिंग में एक आध बच्चे आ रहे हैं किसी उद्देश्य से या एडमिशन कराने के पर्पज़ से, तो उनसे बात होती है तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये आसान नहीं है हमारे लिए कि एक कैमरे में लगातार देखते हुए बोलना, क्योंकि आदत 11-12 वर्षों से यही रही है कि क्लास भरी रही है, लोगों के चेहरे के इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग हमारी स्पीचेस भी चेंजेस लाती है। किस तरीके से हम भाव भंगिमा देखकर अपने पढ़ाने की शैली में परिवर्तन करते हैं जिससे क्लास संतुष्ट रहे और उसके साथ साथ उनको वो चीज़ें मिल सकें जो चाहिए। तो हम चुनौती को स्वीकार किया, हम पीछे नहीं हटे, हमने स्वीकार किया है और लगातार बदली हुई परिस्थितियों के साथ खुद को भी बदला है, अपनी सोच को भी बदला है और एडजस्ट कर रहे हैं। एक सन्नाटे भरे रूम में जिसमें दूसरी आवाज़ें ना आ रही हों और जहां आप कैमरे के पीछे बिल्कुल घना अंधकार हो, ऐसी स्थिति में टीचिंग करना कभी कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कैसा लगता है। लेकिन आपका हित जिसमें हो, उस चुनौती को स्वीकार करने में हमें कहीं कोई उलझन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन ये कोशिश सफल तब होगी जब आपका साथ मिले। तो आप आइए आगे और हमें भी प्रेरित कीजिए और अधिक और कठिन परिश्रम करने के लिए। आप जैसा चाहोगे वैसा ही हम आगे भी बढ़ेंगे। तो आपके कमेंट्स, आपकी जो भी बातें हैं वो शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कीजिए, जिससे हमारी जो है वो एक मनोबल भी हमारा ऊंचा हो कि इतने लोग कनेक्ट हैं और हमारा परिश्रम जो है वो सार्थक हो रहा है और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से लोगों का सिलेक्शन हो, ये हमारी एक उम्मीद है, होगा भी, हम इसमें भी बेस्ट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पीआरटी के लिए पाठ्यक्रम में आप जो लोग पढ़े हैं पहले से वो जानते ही हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो आज से जानेंगे कि संविधान या इंडियन पॉलिटी जो है वो एक महत्वपूर्ण खंड है परीक्षा की दृष्टि से और अन्य परीक्षाओं में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो कहीं और किसी भी परीक्षा में आप जुड़ेंगे तो ये विषय आपको, बाकी हो सकता है कुछ विषय ऐसे भी हैं इसमें जो आपको अन्य जगहों पर शायद उतनी मदद नहीं करें, लेकिन ये विषय आपको हर प्लेटफॉर्म पे, हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो और चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका खुद का अपना एग्ज़ाम पीआरटी का एग्ज़ाम हो, तो हर जगह ये आपको मदद पहुंचाएगा। तो आप इसको पूरी तन्मयता से पढ़ें और मुझे नहीं लगता कि जो हम पढ़ाएंगे उसमें से बाहर के कोई क्वेश्चन आए, ये हमारी कोशिश होगी कि ऐसा बिल्कुल ना हो। अब तक नहीं हुआ है तो आगे भी ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा तो ऐसा ही होगा। चलिए शुभकामनाओं के साथ हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएं और जैसा कि मैं सदा सर्वदा से करता आया हूँ, इस संविधान की क्लास में सबसे पहले इस विषय की परिभाषा को देने का मैं प्रयास करूं। तो सबसे पहले संविधान की परिभाषा
क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने के पहले ये आवश्यक हो जाता है जानना कि आखिर में ये विषय है क्या, और ये विषय है क्या ये हमको पता चलता है उस विषय की परिभाषा से। तो सबसे पहले हमारी परिभाषा होगी कि संविधान क्या है, ठीक है ना। क्योंकि आप संविधान पढ़ने जा रहे हो तो ये जानना जरूरी है कि भाई ये संविधान हम क्यों पढ़ें। ये तो भाई पता है, चलो ठीक है, ये संविधान इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारी परीक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक भारत के नागरिक होने के तौर पर भी ये आवश्यक हो जाता है कि हम संविधान का अध्ययन करें, है ना। तो ठीक है, ये दोनों परिस्थितियों में आवश्यक हो जाता है कि हम संविधान का अध्ययन करें। और चूंकि अभी तो जिस उद्देश्य से आप लगे हुए हो उस उद्देश्य को सार्थक करने में ये विषय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, तो इसलिए भी। लेकिन सबसे पहले इस विषय की एक संक्षिप्त और सरल परिभाषा देने का मैं प्रयास करूंगा यहाँ पर, और उसकी विशद व्याख्या भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश की वह, देखो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि जैसे आपको मोबाइल पर पढ़ने की आदत शायद न रही हो, उसी तरीके से बोर्ड पर इतना ज़्यादा सारी चीज़ों को लिखने की मेरी भी आदत नहीं रही है। और 12 वर्षों के करियर में मैंने उतना नहीं लिखा है जितना अब मैं ऑनलाइन क्लासेस में लिख रहा हूँ। तो मैंने अपने आप में चेंज लाया है बदली हुई परिस्थितियों के साथ। तो इसी तरीके से आप भी अपने सोच और मानसिक स्थिति में परिवर्तन लाइए और ये महसूस कीजिए कि ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। हम तो पूरी तत्परता से भिड़े हुए हैं कि येन केन प्रकारेण हर विषय को हम आप तक पहुंचाएं और विधिवत पहुंचाएं, कहीं भी आपको ये महसूस ना हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा है जब बच्चे मिल रहे हैं और कमेंट उनके आ रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं। तो आप दूसरों से भी ये बात शेयर कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल अलग नहीं है यार, तुम एडमिशन लो, और बिल्कुल उसी तरीके से ये रन हो रहा है जैसे कि हम लोग लग रहा है कि हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, संविधान किसी भी देश की वह सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च विधि है जो उस देश के शासन के तीनों अंगों। अब पूछ दे भाई 3 अंग कौन है शासन के? तो 3 अंग हैं, यद्यपि कि आप जानते होंगे, जो नहीं जानते वो आज से जान लेंगे। 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ठीक है ना। शासन के तीनों अंगों को अधिकार एवं शक्ति प्रदान करता है, तथा उनको निरंकुश होने से रोकता है। ठीक है ना। ये परिभाषा मैंने आपके लिए लिख दिया कि संविधान किसी भी देश की वो सर्वोच्च विधि है जो उस देश के शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार एवं शक्ति प्रदान करता है तथा उनको निरंकुश होने से रोकता है। अमूमन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम रटने की कोशिश करने लगते हैं। अभी हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई, इसका अध्ययन शायद आप लोगों ने किया हो।
अब जो नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति के विस्तार से कभी कहिएगा तो हम चर्चा कर देंगे कि प्रमुख अवयव क्या हैं, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन भविष्य में इससे आएगा, इस शिक्षा प्रणाली से, उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। लेकिन मोटे तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री अब जो हो गया शिक्षा मंत्रालय, पहले क्या था, HRD मिनिस्ट्री हम लोग कहते थे, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो वो अब नाम बदल के क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। उस शिक्षा मंत्रालय को देखने वाले कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक, ये उत्तराखंड के हैं, इन्होंने क्या कहा कि अब शायद IAS और PCS बनना आसान होगा, लेकिन शिक्षक बनना उतना आसान नहीं होगा। शायद आप में से कोई ऐसा हो जो मेरी क्लास किया हो शुरू से अंत तक। मैं बार बार एक चीज़ कहा करता था कि आप लोग जो यहाँ क्लास में बैठे हैं शिक्षक बनने के लिए, एक बात को महसूस करना कि आप समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। समाज में परिवर्तन बिना क्रांति के अगर कोई करता है तो वो शिक्षक करता है, इसलिए शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आज तक भारत में वो सम्मान, वो स्थिति शिक्षकों को प्राप्त नहीं हो पाई थी, लेकिन इस नई शिक्षा नीति ने ये निर्धारित किया है कि शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, और परिवर्तन सकारात्मक दिशा में। तो उन्होंने शिक्षक के महत्व को पहचाना है, उसको रेखांकित किया है, और इस शिक्षा नीति में एक चीज़ तय कर दी है कि अब जो शिक्षक बनेंगे बहुत सुयोग्य लोग बनेंगे। ठीक है ना, तो आप भी सुयोग्य ही हैं। तो उसमें क्या जो मोटा चेंज आया वो ये है कि जो हमारी जो एकेडमिक पढ़ाई अब तक होती रही है, उसमें ज़्यादातर ये रहा कि भाई रट के परीक्षा पास कर लो, 90%, 95%। इवन मैंने ये तक देखा जब रिज़ल्ट अभी आया ICSE, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, हिंदी में 100 में 100, इंग्लिश में 100 में 100। क्या ये संभव है? साहित्य की किसी भी विषय में, भाषा की किसी भी विषय में 100 में 100 पाना ये संभव नहीं है किसी के लिए। आप एक ऐसे लिख रहे हो, ऐसे परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, उसमें पूरा का पूरा नंबर तो दिया ही नहीं जा सकता, कुछ न कुछ उसमें खामियां रहेंगी, सोच के अनुसार परिवर्तन भी रहेगा। तो ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि शिक्षक भी रट के वो प्रोफार्मा उसका तैयार है, उसको बिल्कुल पता है कि यही चीज़ें हूबहू होनी चाहिए, बच्चा रट के गया, एग्ज़ाम दे दिया, चलो ठीक है। अब जो आ रहा है हमारे यहाँ क्या होता है कि पाश्चात्य जो चीज़ें हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, डेवलप कंट्रीज़ की, विकसित देशों की, उसको हम लाते लाते जब उनके यहाँ 4th जनरेशन आता है तो हमारे के यहाँ 3rd एंट्री करता है। वो 4th को जब छोड़ते हैं तो हमारे के यहाँ 3rd शुरू होता है। ठीक उसी तरीके से इनके यहाँ शिक्षा प्रणाली में बहुत पहले ये परिवर्तन आ चुका है कि हम बस्ते के बोझ से बच्चों को मुक्त करेंगे और सोचने वाला प्राणी बनाएंगे कि हर विषय में जब वो अध्ययन कर रहा हो तो उस चीज़ के बारे में वो सोचे। यानी कि आपको भी पढ़ाई करते वक्त इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम चीज़ों के बारे में समझें, खुद से प्रश्न करें और खुद से उत्तर ढूंढने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि आपको रटने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। मैं आता हूँ अपने विषय पर। जो मैं कहना चाह रहा था कि इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप समझें इस चीज़ को। क्या कह रहा है संविधान? किसी भी देश की वो सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर। अब सर्वोच्च से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। सर्वोच्च मतलब दुनिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तुरंत आपके मुंह से निकलेगा माउंट एवरेस्ट। सर्वोच्च मतलब क्या हो गया? अब उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो ठीक उसी तरीके से क्या कह रहा है? सर्वोच्च विधि है, कानून है। ठीक है ना? तो सर्वोच्च विधि है जो उस देश के शासन के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार और शक्ति प्रदान करता है। कभी कभी त्रुटि हो जाती है। अब मेरा मोबाइल बज गया, शायद आप तक आवाज़ पहुंच जाए, सॉरी। तो सर्वोच्च विधि। अब आपको ये समझ में आ गया कि संविधान के बारे में पहली चीज़ वो क्या कह रहा है कि ये संविधान जो होता है किसी भी देश में, वो उस देश की क्या होता है? सबसे ऊपर की विधि होती है, उससे ऊपर और कोई कानून नहीं हो सकता।
अब आगे क्या कह रहा है, जो उस देश के शासन के तीनों अंगों, किसी भी देश में शासन 3 अंगों में बांट के किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पर रोकूंगा, ब्रेक करूंगा और सबसे पहले इसका डायग्राम बना के आपको कोशिश करूंगा ये समझाने की कि भारत में संविधान किस प्रकार से, ये डिफाइन भी हो जाएगा आपको और समझ में भी आ जाएगा। तो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं शासन के अंग को, ठीक है ना। हम भारत के संदर्भ में, बाकी जगहों पर अंग तो यही होते हैं, नाम में परिवर्तन हो सकता है। शासन के अंग जो है उनका एक छोटा सा डायग्राम। शासन के अंग कौन कौन से? कार्यपालिका। अब देखो कार्यपालिका हर जगह कार्यपालिका ही होगी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो एग्जीक्यूट करती है, जो काम करने का काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और भारत में कार्यपालिका का जो प्रधान होता है ना, वो होता है राष्ट्रपति। यानी जो भारत में सर्वोच्च प्राधिकारी है वो है राष्ट्रपति, ठीक। और थोड़ा मैं लिख लूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको। राष्ट्रपति जिसको हम संवैधानिक प्रमुख या नामात्र का प्रमुख भी कहते हैं। और राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। मैं ये स्ट्रक्चर भारत के संदर्भ में बना रहा हूं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सहित। और ये होता है वास्तविक प्रमुख। कोशिश कीजिए कि अभी बनाते चलिए। तो कार्यपालिका का हो गया। उसके बाद आता है विधायिका। विधि बनाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? विधायिका या लेजिस्लेचर। और भारत में केंद्र में इसका नाम क्या है? संसद। और संसद के कितने अंग होते हैं बाबू? संसद के अंग होते हैं 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब इसकी हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे। उसके बाद आ जाता है न्यायपालिका। देखिए शासन जो है भारत में, चूंकि संघात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए 2 स्तरों पर शासन काम करता है। एक तो राज्यों की सरकार होती है और एक केंद्र की सरकार होती है। तो हम केंद्र के संदर्भ में यानी भारत के संदर्भ में इसको बना रहे हैं। तो आपने ये देख लिया कि शासन के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सबसे पहले बात कार्यपालिका की। और भारत में कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सारे काम करता है। सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। इसलिए ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख। यानी संविधान भारत का इसे प्रमुख मानता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है, चूंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली अडॉप्ट किया है, चुना है, इसलिए संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है कि यहाँ 2 राष्ट्राध्यक्ष हैं। एक जो एक्चुअल पावर जिसके पास है, लेकिन वो नाम नहीं होता उसका, वो होता है ब्रिटेन की तरह प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। सारे काम ब्रिटेन में राजा के नाम पर होते हैं, लेकिन राजा अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। तो संवैधानिक प्रमुख हो गया वो। लेकिन चूंकि अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से वो नहीं कर रहा है, इसलिए वो नामात्र का प्रमुख कहा जाता है। ठीक है। और चूंकि नाम भले इनका ना हो संविधान में कि ये काम करेंगे, लेकिन निर्णय सारे किसके होते हैं? प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के। इसलिए इनको क्या कहा गया? वास्तविक प्रमुख। विधायिका, विधि निर्माण करने वाली संस्था, जिसको हम भारत में केंद्र में संसद कहते हैं।
3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछ देता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, ठीक है, कितने अंग हैं? 3। अब ये प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो आप 3 अगर डाल दिए तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सदन की, हाउस की बात करोगे आप, तो वो सिर्फ 2 होते हैं। वो क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। ये हाउस नहीं है राष्ट्रपति, ये अंग भले है, पार्ट भले है, भाग भले है, लेकिन ये हाउस नहीं है। तो दोनों प्रश्नों में अंतर आपको समझ में आ गया। अगर पूछता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं तो 3, अगर पूछता है भारतीय संसद के कितने सदन हैं तो 2। तो ये अब विधि निर्माण संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य कार्य भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति को हम संसद का तीसरा अंग क्यों कहें, क्यों माने? क्या करता है ऐसा राष्ट्रपति जिसे हम संसद से कनेक्ट करें? तो करता ये है कि वो जो भी मैंने जैसा कि बताया कि संसद का काम विधि निर्माण करना है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य। अब जैसे मान लो कोई विधि बनानी है, उसका प्रस्ताव पेश किया गया है, उस प्रस्ताव को जब हम विधि निर्माण के लिए पेश करते हैं किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसको हम क्या कहते हैं? विधेयक, ठीक है ना? विधेयक, बिल, इंग्लिश में बिल और हिंदी में विधेयक। वो विधेयक मान लीजिए हमने लोकसभा में पेश किया, लोकसभा से पारित हो गया, फिर वो पहुंचा राज्यसभा में, राज्यसभा से भी पारित हो गया, तो वो विधि बन गई? नहीं। जब तक अंतिम रूप से राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाएगा तब तक वो विधि नहीं बन सकती। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का तीसरा अंग, भाग या पार्ट माना जाता है। तो ये समझ में आ गया कि संसद का क्या काम है, और 3 अंग और 2 सदन। न्यायपालिका, न्याय प्रदान करने वाली संस्था, विवादों का समाधान करने वाली संस्था, और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य कि बाकी संस्थाएं संविधान सम्मत कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसको भी देखने का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को है, सर्वोच्च न्यायालय को है, सब एक ही है। तो एक प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से किसे संविधान का अभिभावक कहते हैं? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कौन कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। क्यों? क्योंकि वो देखने का काम करता है कि सारी चीज़ें संविधान सम्मत हो। आप दिनों दिन के घटनाओं में देख रहे हैं, न्यूज़ पेपर में पढ़ रहे हैं, टीवी चैनलों पर देख रहे हैं, जब भी कोई बात आती है इस तरह की, तो उसमें क्या कहा जाता है कि सारे काम संविधान के अनुसार हो रहे हैं, ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाई करता है, हाँ संविधान सम्मत है। अगर संविधान के बाहर है तो उस काम को वो कैंसिल कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये हमने समझ लिया शासन के अंग। अब हम आते हैं अपनी परिभाषा को, इसको और एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्या कह रहा है कि तीनों अंगों को अधिकार और शक्ति प्रदान करता है। अब अधिकार और शक्ति प्रदान करता है मतलब अभी जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे काम किए जाएंगे। कौन बता रहा है कि राष्ट्रपति के नाम पर सारे काम किए जाएंगे? संविधान बता रहा है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा, इनको हटाएगा, राष्ट्रपति ये करेगा, ये संधि, ये समझौता, सब राष्ट्रपति। कौन बता रहा है? संविधान। यानी राष्ट्रपति को अधिकार और शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? संविधान प्रदान कर रहा है। लेकिन क्या राष्ट्रपति किसी को, आपने कभी देखा, कभी सुना, कभी इस चीज की चर्चा सुनी कि राष्ट्रपति ने किसी को दंड दिया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान उसको ये अधिकार नहीं देता। तो राष्ट्रपति की सीमाएं ये राष्ट्रपति करेगा और इतना ही करेगा, ये बताने का कार्य किसने किया? संविधान ने किया, अधिकार और शक्ति दिया। लेकिन उसके साथ साथ क्या कर दिया? उसकी सीमा बांध दी, उसकी एक लिमिटेशन बता दी कि इतना ही करना है। ये निरंकुश तानाशाह राजा नहीं है, ये मोनार्किज्म नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। संविधान के अनुसार शासन चल रहा है। ये औरंगजेब का दरबार नहीं है कि जो चाहे वो निर्णय ले ले, बल्कि राष्ट्रपति बंधा हुआ है। कहाँ से? संविधान से। उसकी मर्यादा निर्धारित कर दी गई है, उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है, उसकी चौहद्दी, उसकी बाउंड्री निर्धारित कर दी गई, यानी कि उस पर अंकुश लगा दिया गया है, यानी कि उसको निरंकुश होने से रोक दिया गया है। तो संविधान
और अगर राष्ट्रपति संविधान के बाहर जाके कोई निर्णय ले, कोई काम करे, तो क्या होगा, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो एकमात्र आधार है, जो 61 में हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट, एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। यानी संविधान के बाहर जाकर अगर कोई काम करता है तो राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, उसके पद से हटा दिया जाएगा। यानी क्या कर रहा है, उस पर अंकुश लगा रहा है, सीमा लगा रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। इसी तरीके से लेजिस्लेचर, विधानमंडल कानून बनाएगा। कैसे बनाएगा, ये कौन बता रहा है, संविधान बता रहा है। संविधान जा भाई कानून बना, तुम कानून बनाओगे, तुम हमको ये अधिकार मैं देता हूं, कैसे बनाओगे वो भी मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर कानून आप बनाओगे, ये अधिकार तो दिया, लेकिन कोई भी कानून बना दो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई भी कानून जो संविधान सम्मत नहीं होगा, उसे क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, शून्य घोषित कर देगा। यानी उसके क्या कर रहा है, अधिकार, शक्ति तो दे रहा है कानून बनाने की, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सीमा भी निर्धारित कर दे रहा है। क्लियर है, उस पर अंकुश लगा रहा है, उसको निरंकुश होने से रोक रहा है। ठीक इसी तरीके से न्यायपालिका, न्याय प्रदान करने वाली संस्था, बल्कि कह लीजिए कि पृथ्वी पर वो ईश्वर रूप हैं, दूसरों के जीवन और मृत्यु का फैसला करते हैं। किसी को हैंगिंग टिल डेथ, तब तक लटकाए रखा जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए, मृत्युदंड दे सकता है न्यायाधीश। इतना पावर, इतना अधिकार और शक्ति संविधान ने दिया। लेकिन संविधान के दायरे के बाहर जाकर अगर आपने काम किया तो क्या होगा, आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर है। तो संविधान क्या कर रहा है, ये सारी संस्थाओं को कि आपके ये अधिकार, आपके अधिकार, आपकी ये अधिकार, आपकी ये शक्ति, सब दे रहा है संविधान। और उसके साथ साथ उसकी लिमिट भी बता रहा है कि इसी लिमिट में रहकर आपको काम करना है। तो वही चीज कही गई कि संविधान किसी भी देश की वो सर्वोच्च विधि है जो उस देश के शासन के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार और शक्ति प्रदान करती है तथा उसको निरंकुश होने से रोकती है। मेरे ख्याल से आपने सिर्फ परिभाषा को सुना ही नहीं, सिर्फ आपने याद ही नहीं किया, बल्कि बेहतर ढंग से समझा भी। तो ये हमारी एक इंट्रो क्लास थी, बहुत ज़्यादा इसको मैं विस्तारित नहीं करूँगा। और आपसे ये भी निवेदन मैं करूँगा कि क्लासेस को बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में ये आपका मददगार होगा। इसलिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से क्लास कीजिएगा और हमारा मनोबल ऊंचा करने का भी प्रयास कीजिएगा। तो ये क्लासेज आपकी अबाध गति से जारी रहेंगी। सारे विषयों में आपको पूर्ण रूप से मार्गदर्शन मिलेगा, बशर्ते कि आप भी पूरी ऊर्जा से लगिए। आप सफल हों, ये कामना होगी हमारी और हमारी कोशिश भी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए।